Okay, up now. Am I audible? Hi Lina, hi Parla. Good evening. Hi Prateek. Okay, ठीक. Sorry for the delay. 3 मिनट डिले हो गया. चलो कोई बात नहीं. I'll make up that. So आज हम लोग एक नए टॉपिक पे बात करने वाले हैं and that is right. और उस पे जो हम लोग बात करेंगे, उस पे हम लोग जो आज बात करने वाले हैं वो है अपनी माइग्रेशन. ठीक है, तो आज हम लोग माइग्रेशन पढ़ेंगे. सो होपफुली जो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं उसमें उसको फ्रेश पेज से स्टार्ट करिएगा. अभी तक जितना था मैं आशा करता हूँ आप लोगों ने उसको रिवाइज किया होगा, कंसोलिडेट किया होगा, और जो बुक है उससे आपने फॉर श्योर शॉर्ट में नोट्स बना लिए होंगे. और जो ऐड करना है करंट अफेयर वाला आप लोग हमेशा कर सकते हो. जैसे कि अगर पॉपुलेशन की वजह से आप लोग कोई और आर्टिकल देखते हो इंडियन एक्सप्रेस में, द हिंदू में, या कोई मैगजीन वगैरह में, सो उसको आप साथ ही साथ ऐड ऑन कर सकते हो. ठीक. सो पॉपुलेशन ज्योग्राफी वाला जो कोर पार्ट था वो अब होता है समाप्त, और उसका एक छोटा सा बात रह गई है, माइग्रेशन. सो माइग्रेशन हम लोग 2-3 लेक्चर्स में होपफुली कवर कर लेंगे. तो आज जो हम लोग लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं माइग्रेशन. तो माइग्रेशन एज सच हम लोग जानते हैं कि लोगों का मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह पे. तो ये तो सब लोग को पता है. यहाँ नया क्या है, ऑप्शनल में आपको माइग्रेशन से रिगार्डिंग थ्योरीज पढ़नी पड़ती हैं. सो वो यहाँ पे जरूरी हो जाता है कि मैं आपको वो अच्छे से डिलीवर कर पाऊँ, समझा पाऊँ. तो सबसे पहले जो माइग्रेशन से रिलेटेड अलग अलग थ्योरीज है वो समझेंगे. फिर हम लोग उसको इंडिया के कंटेक्स्ट में देखेंगे कि कौन सा यहाँ पे क्या हो रहा है. ध्यान रखिए, कोई भी जो एक थ्योरी है वो कोई सिलोज में काम नहीं करती है. सब एक दूसरे से कहीं ना कहीं रिलेटेड है, कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करती है एक दूसरे को. तो सबसे पहले आज हम लोग नाम और थ्योरीज समझ लेते हैं कि क्या है. उसके बाद अपना लेक्चर आगे ऐसे प्रोसीड होगा. ठीक है. सो आई होप आपको सबको क्लियर हो गया होगा कि हम लोग अभी 1-2 दिन या 3 दिन में भी करने क्या वाले हैं. ठीक. तो माइग्रेशन अब हम लोग पढ़ेंगे. एक नया टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है. चलिए. सो यहाँ रहा अपना स्टार्ट करते हैं. सो हेडिंग डालिए माइग्रेशन. चलिए. सिलेबस का भी प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा, अपने पास रखिएगा, सो दैट उस पर भी एक नजर बनी रहे आपकी कि कहाँ पे चल रहे हैं हम लोग, हो क्या रहा है. कूल. माइग्रेशन. सो माइग्रेशन की जब भी बात होती है तो इसकी कोई एक फिक्स डेफिनेशन नहीं है. राइट. नो फिक्स्ड डेफिनेशन ऑफ माइग्रेशन. कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है माइग्रेशन की. राइट. सो अगर क्रूडली डिफाइन करना हो, क्रूडली डिफाइन करना हो, सो माइग्रेशन कैन बी डिफाइंड एज माइग्रेशन can be defined as a relative permanent change in place of residence. शब्द देखिए जरा. Migration can be defined as a relative permanent change in place of residence. So crudely, migration can be defined as a relative permanent change in place of residence. A relative permanent change in place of resident. So इसमें शब्द रिलेटिव भी लगा है, परमानेंट भी लगा है. तो जरूरी नहीं है कि पूरा वहां पे जीवन काल अपने को बिता देना है, ऐसा नहीं है. मूव कर सकते हैं. ठीक.
ये माइग्रेशन की क्रूड डेफिनेशन है। अच्छा, एक बात यहाँ पे आपको नोट करके एक और लिख लेनी है, नोट करके, क्या कुछ एक्टिविटीज होती हैं, लिखिए जरा, सम ऑफ एक्टिविटीज, सम ऑफ एक्टिविटीज नॉट कंसिडर्ड एज, नॉट कंसिडर्ड एज माइग्रेशन, जिसको हम लोग माइग्रेशन नहीं मानते हैं। कौन कौन सी है? टूरिज्म, टूरिज्म इसको हम लोग माइग्रेशन नहीं मानते हैं। सर्कुलेशन, अभी हम समझा रहे हैं, सर्कुलेशन, सर्कुलेशन, कम्यूटेशन, कम्यूटेशन एंड ट्रांसह्यूमेंस, ट्रांसह्यूमेंस, ये हम लोग ने एनसीईआरटी में पढ़ा है शब्द। सो टूरिज्म, इसको हम लोग माइग्रेशन नहीं कहेंगे। सर्कुलेशन, इसको हम लोग माइग्रेशन नहीं कहेंगे। अभी सर्कुलेशन का क्या मतलब है? कोई आईटी प्रोफेशनल है, वो एक जगह पे जाता है, फिर दूसरी जगह पे जाता है, तीसरी जगह पे जाता है, वापस से अपनी जगह पे आता है। आजकल काफी ज्यादा जॉब ऐसी हैं, आपको विद इन स्टेट या स्टेट के बाहर आपको मूव करना पड़ेगा, फिर आप वापस आओगे, फिर कहीं मूव करोगे, तो ये सर्कुलेशन है। तो इट कैन नॉट बी टर्म्ड एज माइग्रेशन, राइट? ये माइग्रेशन नहीं कही जा सकती। कम्यूटेशन का क्या मतलब है? टू एंड फ्रो मूवमेंट। टू एंड फ्रो का क्या मतलब है? अपने ऑफिस से, अपने घर से ऑफिस जाना, ऑफिस से वापस आना। तो ये कम्यूटेशन होता है। कम्यूट हम लोग करते हैं बस वाया, बस वाया बाइक, वाया स्कूटी, वाया कार, जो भी है, ये कम्यूटेशन में आता है। सो इट इज ऑल्सो नॉट कंसिडर्ड एज माइग्रेशन। ट्रांसह्यूमेंस, मैंने आप लोग को बताया था ना, सीजनल मूवमेंट होता है ट्राइब्स का, सीजनल मूवमेंट होता है ट्राइब्स का। ट्राइब्स का सीजनल मूवमेंट कैसे होता है? अप एंड डाउन होता है, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन द माउंटेन स्लोप, अप एंड डाउन द माउंटेन स्लोप। बताया नहीं था मैंने कि जाड़ा होता है तो फिर वो लोग नीचे आ जाते हैं और अपने चरवाहे, वो जो होते हैं गाय बकरी भैंस जो भी पाल रखा है, एग्जैक्टली exactly. उसके बाद जब गर्मी हो जाती है तो बर्फ पिघल जाती है हायर एरियाज में, तो ऊपर ले जाते हैं और यहाँ पे जो ग्रासलैंड होता है वहां पे अपने लाइफ स्टॉक को चरवाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल भी मैंने वहां पे बताया था, बकरवाल, बकरवाल जम्मू एंड कश्मीर के, और गद्दी, गद्दी, बकरवाल और गद्दी, गद्दी एक्चुअली हिमाचल प्रदेश में ज्यादा है, बकरवाल जम्मू एंड कश्मीर। सो ये एक जनरल बात थी माइग्रेशन के रिगार्डिंग कि क्या है क्या नहीं है। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे नेक्स्ट, थ्योरीज या लॉज ऑफ माइग्रेशन, राइट? सबने लिख लिया इतना? सब कंटेक्स्ट समझ में आ गया? माइग्रेशन क्या है क्या नहीं है, ठीक है? चलिए, बढ़िया। अब लॉज ऑफ माइग्रेशन, लॉज ऑफ माइग्रेशन, तो पहले लिस्ट लिख लो फिर हम लिखाते हैं। लिस्ट लिख लो। रेवेंस्टीन्स लॉ, रेवेंस्टीन्स लॉ, जिप्स लॉ, जिप्स लॉ, लीज लॉ, लीज लॉ, स्टॉफर्स लॉ, स्टॉफर्स लॉ, जेलेंस्कीज लॉ, जेलेंस्कीज लॉ, लास्ट ग्रेविटी लॉ, ग्रेविटी लॉ। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग रेवेंस्टीन्स लॉ। रेवेंस्टीन्स लॉ, या फिर कह सकते हैं रेवेंस्टीन थ्योरी ऑफ माइग्रेशन। तो अकॉर्डिंगली जो भी है उस तरीके से समझ लेना, दोनों बातें एक ही हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। रेवेंस्टीन्स लॉ,
1880s में ये थ्योरी रखी जाती है सामने बाय E.G. रेवेंस्टीन। E.G. रेवेंस्टीन, इनके कुछ पेपर्स पब्लिश होते हैं, पेपर्स में कुछ पेपर्स पब्लिश होते हैं द लॉज ऑफ माइग्रेशन के नाम से, द लॉज ऑफ माइग्रेशन। तो एक्चुअली एक कोई लॉ नहीं है, एक थ्योरी नहीं है, इन्होंने नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स दिए थे, ठीक है। तो एक्चुअली वो है सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, जिनको हम लोग लॉज बोलते हैं, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स जिनको हम लोग लॉज बोलते हैं। इन्होंने कुछ स्टेट्स में, स्टेट्स इन द सेंस कंट्रीज में स्टडी करी और उसके बाद अपने सेट ऑफ लॉज दिए। जैसे ब्रिटेन स्टडी करी, यूएस में स्टडी करी, नॉर्थ वेस्ट यूरोप की स्टडी करी। तो वहां से स्टडी करने के बाद कुछ जनरलाइज्ड स्टेटमेंट्स दिए और कहा ये माइग्रेशन के लॉज हैं, रूल्स हैं। तो अब समझने की कोशिश करते हैं इन्होंने क्या बोला है। तो बहुत ध्यान से समझिएगा, इन्हीं स्टेटमेंट्स में पूरी की पूरी थ्योरी आपको एक बार में समझ में आनी चाहिए और हम कोशिश करेंगे समझा भी सकें। पहला स्टेटमेंट, पहला, migrants proceed over shorter distances, migrants proceed over shorter distances। सही बात है, सही बात है। अगर एक जगह ए है, एक जगह बी है, एक जगह सी है, तो जो माइग्रेंट होगा, जो माइग्रेंट वन हु माइग्रेट्स इज माइग्रेंट, तो वो ए से सी जाना प्रेफर नहीं करेगा अगर सारा सब कुछ उसे बी में मिल रहा है और बी पास भी पड़ रहा है। तो माइग्रेंट्स प्रोसीड ओवर शॉर्टर डिस्टेंसेस, ये इनका पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट, बस ऐसे ही आपको स्टेटमेंट ही समझना है। दूसरा स्टेटमेंट, दूसरा, माइग्रेशन हैपेंस इन स्टेजेस, माइग्रेशन हैपेंस इन स्टेजेस। इसका क्या मतलब है? स्टेजेस में होता है। स्टेजेस में यहाँ पे कहने का ये मतलब है इनका, स्टेजेस में कहने का ये मतलब है, फॉर एग्जाम्पल कोई चेन्नई से दिल्ली डायरेक्ट जाएगा नहीं, नहीं जाने वाले जाते हैं, इसको ऐसे ना समझिए। बस अभी इनके स्टेटमेंट पे थोड़ा गौर करिए, उनका एक्सप्लेनेशन हम लोग समझ रहे हैं। चेन्नई से दिल्ली कोई नहीं जाएगा डायरेक्ट, अगर सब कुछ ठीक रहा तो चेन्नई से हैदराबाद जाएगा, हैदराबाद के बाद भोपाल जाएगा, फिर भोपाल के बाद दिल्ली जाएगा। सो ये आप देख रहे हो स्टेजेस में चल रहा है माइग्रेशन। चेन्नई, फिर उसके ऊपर हैदराबाद, फिर उसके ऊपर भोपाल, फिर उसके ऊपर दिल्ली। सो चेन्नई से दिल्ली डायरेक्ट नहीं प्रिफर करेगा, अगर हैदराबाद में सब कुछ ठीक ठाक मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग तो हैदराबाद में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर उसे मूव करना है तो भोपाल शिफ्ट हो जाएगा, फिर उसे मूव करना है तो दिल्ली शिफ्ट हो जाएगा। ये स्टेप बाय स्टेप माइग्रेशन होता है, स्टेजेस में होता है, स्टेजेस में होता है माइग्रेशन। इसके बाद यहाँ पे बात करी जाए, नेक्स्ट तीसरा स्टेटमेंट लिखिए, एवरी माइग्रेशन हैज काउंटर करंट। ये सब इनके 1880s में दिए थे, ये भी सोचिए जरा। एवरी माइग्रेशन हैज काउंटर करंट, काउंटर करंट। अब ये काउंटर करंट का क्या मतलब है? एवरी माइग्रेशन हैज काउंटर माइग्रेशन या काउंटर करंट, इसका ये मतलब है कि मान लीजिए ये है इंडिया और इधर है आपका यूएस। सो इंडिया से यूएस मान लीजिए 100 लोग जा रहे हैं बाहर, ठीक है, मतलब इंडिया से यूएस जा रहे हैं। तो क्या यूएस से इंडिया नहीं आ सकते हैं कुछ लोग? बताइए, भले ही 100 ना आए लेकिन मान लीजिए 10, कम से कम कुछ लोग तो आएंगे। अगर 100 लोग इंडिया से यूएस जा रहे हैं तो यूएस से इंडिया भी तो कुछ लोग आएंगे ना। ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल अपना इतना पिछड़ा देश है या फिर कहीं भी कुछ भी कि वहां पे कुछ लोग मूव नहीं करेंगे। तो 10 लोग, तो ये दोस्तों क्या है? काउंटर माइग्रेशन, काउंटर माइग्रेशन है ये। भले ही नंबर में वेरिएशन है बट स्टिल हो रहा है, हो रहा है, राइट। सो
ये जो काउंटर माइग्रेशन है ना, काउंटर माइग्रेशन, इसको हम लोग एक और नाम से बुलाते हैं कंपनसेटरी माइग्रेशन। कंपनसेटरी, जो कंपनसेट कर रहा है, इंडिया के जो लोग गए उनको कुछ कंपनसेट कर रहा है, कंपनसेटरी माइग्रेशन, कंपनसेटरी माइग्रेशन। ठीक है, कंपनसेटरी माइग्रेशन। तो यहाँ पे होता क्या है, इसके रीजन क्या होते हैं? रीजन की अगर बात करी जाए तो रीजन, ये जो रीजन है काउंटर माइग्रेशन के, it will be same, it will be same, it will be same as onward migration, it will be same as onward migration। सर ये onward migration क्या है दोस्तों? onward migration ये है जो इंडिया से यूएस जा रहे हैं ना, इसको बोलते हैं onward migration, onward migration। ठीक है, तो onward migration और counter migration, इनके दोनों के रीजन सेम है। अब रीजन कुछ भी हो सकते हैं, हो सकता है इकोनॉमिक रीजंस हो, इकोनॉमिक रीजन, कुछ पॉपुलेशन प्रॉब्लम हो, जैसे पॉल्यूशन हो गया, हाईली अर्बनाइजेशन हो गया, रेंट ज्यादा हो गया। सोशल फैक्टर भी हो सकते हैं, जैसे एजुकेशन की बात करी जाए तो कुछ मान लो कि भारत में सस्ता है वही चीज अगर पढ़नी है। एस्थेटिक कारण भी हो सकते हैं, एस्थेटिक कारण हो सकते हैं कि यहाँ पे कुछ सीखने आ रहे हैं, यहाँ पे वेद धर्म को सीखने के लिए भी काफी लोग आते हैं। एग्जैक्टली लेना, पुश एंड पुल। हाँ, तो दोनों के सेम है, ऑनवर्ड माइग्रेशन और कंपनसेटरी माइग्रेशन, दोनों के कारण एक है, दोनों के कारण एक है। ठीक है, ये तीसरा इनका स्टेटमेंट हो गया। इसके बाद चौथा अगर बात करी जाए, क्या है चौथा? लिखिए, रूरल पीपल माइग्रेट मोर, रूरल पीपल माइग्रेट मोर। सही बात है, सही बात है। और काहे के लिए ज्यादातर ये लोग करते हैं माइग्रेट, शहरों की तरफ क्यों करते हैं ज्यादातर? जॉब्स के लिए, लाइवलीहुड के लिए। सो रूरल पीपल माइग्रेट मोर, ये इनका कहना था, इनका कहना था। मतलब इसको अगर दूसरे भाषा में बोला जाए तो क्या इसको मैं बोल सकता हूं, मोस्ट नेटिव्स, नेटिव्स मतलब निवासी, मोस्ट नेटिव्स ऑफ टाउन्स आर लेस माइग्रेटरी, मैं ये कह सकता हूं ना, क्योंकि सेंटर्स ऑफ टाउन, जो टाउन्स हैं वहां पे सारी सुविधाएं अवेलेबल है ज्यादातर। सो वो रूरल पीपल के मुकाबले कम माइग्रेट करते हैं। शहरों के लोग रूरल पीपल के मुकाबले, उसके कंपैरिजन में कम माइग्रेट करते हैं। तो मोस्ट नेटिव्स और टाउन्स आर लेस माइग्रेटरी। तो ये चीज हम लोग इससे डिराइव कर सकते हैं, इनके इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से। सही बात है। पांचवा पॉइंट, पांचवा स्टेटमेंट, माइग्रेशन इंक्रीजेस विद टेक्नोलॉजी, माइग्रेशन इंक्रीजेस विद टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के साथ माइग्रेशन बढ़ जाता है। अच्छा सर, तभी जब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अच्छा होता है, समझिए, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अच्छा होता है, इंक्रीज होता है, तो माइग्रेशन भी बढ़ जाता है। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जब अच्छा होता है दो रीजन्स के बीच, तो माइग्रेशन बढ़ जाता है। तो ये क्यों संभव हो पा रहा है? क्योंकि हमारा साइंस एंड टेक में इंप्रूवमेंट हुआ है। तो पहले तो आपको पता होगा कि केवल पैदल चल के ही यात्राएं करी जाती थी या फिर सी ट्रेवल ही किया जाता था, बट अब देखो रेलवेज हो गया, अब रोडवेज अच्छा खासा डेवलप हो चुका है, एयरवेज डेवलप हो चुका है। सो माइग्रेशन इंक्रीजेस विद टेक्नोलॉजी, अब और ज्यादा लोग माइग्रेट कर रहे हैं, पहले के समय से अब ज्यादा माइग्रेशन हो रहा है। ठीक है, इसके बाद लिखिए नेक्स्ट, फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ स्टेटमेंट,
females migrate more than the males over short distances. सही बात है, क्योंकि ज्यादातर जो मेल्स होते हैं ना, मेल्स वो लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेट करते हैं। फीमेल्स अलग अलग कारण है, एडुकेशन, जॉब, मैरिज, वो भी बहुत दूर तक नहीं जाती हैं। तो फीमेल्स माइग्रेट मोर देन द मेल्स ओवर शॉर्टर डिस्टेंसेस। ये छठा स्टेटमेंट था इनका। ठीक, इसके बाद इसी से रिलेटेड जरा सातवां स्टेटमेंट लिखिए। सातवां स्टेटमेंट, migrants proceeding to longer distances prefers centers of commerce and industry। जो माइग्रेंट्स लॉन्गर डिस्टेंस के लिए जाते हैं, दूर दराज जाते हैं, काहे के लिए जाते हैं? जॉब के लिए जाते हैं। तो वो उन सेंटर्स को सेलेक्ट करेंगे जो थ्राइविंग सेंटर्स होंगे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। फॉर एग्जाम्पल यूएई, राइट, सऊदी अरेबिया, अबू धाबी। लोग क्यों यहाँ इंडिया से जाते हैं, इतना लंबा ट्रेवल करते हैं? बिकॉज दे आर थ्राइविंग सेंटर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। बड़े पैमाने पे वहां पे कॉमर्स इंडस्ट्री वेल एस्टैब्लिश्ड है, इसीलिए माइग्रेंट्स प्रेफर लॉन्गर डिस्टेंसेस, और वो भी उसमें प्रेफर करेंगे सेंटर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वाले। ठीक है, 7 स्टेटमेंट सबको समझ में आ गए? सो दीज आर सेट ऑफ लॉज जो रेवेंस्टीन ने 1880s में दिए, अपने पेपर्स में उन्होंने लिखा। एम्पेरिकल स्टडी करके कुछ कंट्रीज में एक सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दिए और बोल दिया कि इसी तरीके से चीजें होती हैं। ठीक, तो इसके बाद सबको समझ में आ गया? एक बार पढ़ लो, सबको समझ में आ गया ना? लेकिन हर जगह इनके ऐसे स्टेटमेंट सही नहीं है, राइट? हर जगह इनका जो एक नजरिया है चीजों को कहने का, तो हम लोग फिक्स्ड नहीं कह सकते हैं। जैसे फीमेल्स माइग्रेट मोर देन द मेल्स ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेस, एडुकेशन के लिए भी तो फीमेल्स बाहर जाती हैं। ठीक, तो ये नहीं कहा जा सकता है। रूरल पीपल माइग्रेट मोर जॉब्स के लिए, तो ये भी बात सही है, लेकिन क्या इसका ये मतलब है टाउन्स वाले माइग्रेट नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं, दूर दराज करते हैं। माइग्रेशन हैपेंस इन स्टेजेस, कोई जरूरी नहीं है कि माइग्रेशन स्टेज में ही हो। अगर भाई किसी को इंडिया से यूएस जाना है तो जरूरी थोड़े ना वो पहले यूरोप में जाके कुछ दिन रुके। यूरोप क्या, पहले कुछ और रोक लो, सऊदी अरेबिया में रुके, फिर सेंट्रल एशिया में रुके, फिर यूरोप में रुके, फिर यूएस में जाए, ऐसा थोड़ी ना होता है। ठीक, तो जरूरी नहीं है हर जगह माइग्रेशन हैपेंस इन स्टेजेस। तो माइग्रेंट्स प्रोसीड ओवर शॉर्टन डिस्टेंसेस, जरूरी नहीं है कि शॉर्टर डिस्टेंसेस को ही प्रेफर करें। अब उनकी नीड पे डिपेंड करता है, ठीक। तो कुछ लिमिटेशंस भी हैं रेवेंस्टीन के, यही जो अभी एक जनरलाइज्ड स्टेटमेंट मैंने आप लोग को दी है, ये कुछ लिमिटेशंस भी हैं। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या चीजें हैं। ठीक है, ऑल गुड। आगे नेक्स्ट थ्योरी पढ़ें, जिप्स थ्योरी। सेकेंड इज जिप्स थ्योरी। अब जो थ्योरीज हैं वो बेसिकली इनके स्टेटमेंट्स को ही लोगों ने थ्योरी बना दी है। ठीक है, इन्हीं के स्टेटमेंट को जिप्स क्या बोलते हैं? जिप्स बोलते हैं द इंटेंसिटी ऑफ माइग्रेशंस विल decrease
with increase in distance, with increase in distance, डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो माइग्रेशन की इंटेंसिटी कम हो जाएगी। तो ये आपको कुछ सुनाई सुनाई नहीं दे रहा है अभी रेवेंस्टीन में? कोई एक ऐसा पॉइंट था क्या, कोई ऐसा पॉइंट था क्या कि जो ऐसा कुछ कह रहा था? सो पहला ही स्टेटमेंट, माइग्रेंट्स प्रोसीड ओवर शॉर्टर डिस्टेंसेस, तो उसी को एक अलग थ्योरी बना दी है और इन्होंने कह दिया इंटेंसिटी ऑफ माइग्रेशंस विल डिक्रीज विद इंक्रीज इन डिस्टेंस। सो अभी जो हम लोग ने देखा फर्स्ट स्टेटमेंट रेवेंस्टीन का, ये कुछ वैसे ही मैच करता है, कुछ ऐसे ही मैच करता है। तो यहाँ पे अगर आपको एग्जाम्पल देना है तो बिल्कुल आप आराम से एग्जाम्पल दे सकते हो। जैसे बिहार वाले काफी लोग आते हैं, यूपी में काफी लोग जाते हैं, दिल्ली में, साउथ में बिहार वाले इतने नहीं जाते हैं, साउथ इंडिया में महाराष्ट्र में जाते हैं, साउथ इंडिया में केरला हो गया, तमिलनाडु, कर्नाटक, वहां इतना नहीं जाते हैं क्योंकि बैरियर भी काम करता है, लैंग्वेज बैरियर। तो ये आप इंक्लूड करा सकते हो। सो द इंटेंसिटी ऑफ माइग्रेशन विल डिक्रीज विद इंक्रीज इन डिस्टेंस। सही बात है, ये यहाँ पे लागू होता है। ठीक, लेकिन अगर कहें हर जगह लागू होता है तो ये गलत है। यहाँ पे तो लागू हो रहा है, लेकिन कोई अगर स्किल्ड वर्कर है जो इंग्लिश लैंग्वेज जानता है, जो मान लो कि तमिल लैंग्वेज भी जानता है, तो तमिलनाडु में जाके बस सकता है वो, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर स्किल्ड है, प्रॉपर लैंग्वेज उसको आती है, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दिल्ली से मूव कर सकता है तमिलनाडु में, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या ऐसे माइग्रेशन होते नहीं है क्या? बिल्कुल होते हैं, भले नंबर कम हो, होता है। तो ये देखा जाए तो जिप्स लॉ के अगेंस्ट में चल रहा है, जिप्स लॉ के अगेंस्ट में चल रहा है। सो ऐसे ही आप लोग जब भी लिखना तो ऐसे थोड़े बहुत एग्जाम्पल प्रेजेंट करके लिख सकते हो। ठीक, नेक्स्ट थर्ड, पुश पुल थ्योरी। नेक्स्ट थर्ड, पुश पुल थ्योरी या फिर लीज थ्योरी, सबसे ज्यादा यही फेमस है। हमने भी जब अनअकैडमी पे क्लास ली थी, जब माइग्रेशन आप लोग के साथ डिस्कस कर रहे थे, तो पुश पुल थ्योरी ही समझाया था, पुश पुल थ्योरी। अरे हाँ, 30 नवंबर से मेरा आंसर राइटिंग के बैच स्टार्ट हो रहे हैं, तो अगर जिसको आना हो वहां पे आ जाना, आंसर राइटिंग के सेशन होंगे। चलिए, लीज थ्योरी, पुश पुल थ्योरी इसे बोलते हैं, बहुत फेमस थ्योरी है ली की। 1960s के अराउंड इन्होंने प्रेजेंट करी थी और बहुत फेमस है। ठीक, तो यहाँ पे इसको थोड़ा लिखिए, लेना जीएस के, ओके, जीएस के, जीएस के रहेंगे, खासकर फोकस रहेगा ज्योग्राफी पे और एनवायरमेंट इकोलॉजी पे। सो इस पे जरा लिखिए, डिसीजंस रिलेटेड टू, डिसीजंस रिलेटेड टू माइग्रेशन, या कीवर्ड है डिसीजंस रिलेटेड टू माइग्रेशन आर इन्फ्लुएंस्ड बाय, आर इन्फ्लुएंस्ड बाय, 4 पॉइंट लिखिए। पहला, कंडीशंस इन द एरिया ऑफ ओरिजिन, conditions in the area of origin. Next, conditions in the area of destination, कैसी कंडीशन है वहां पे। तीसरा, तीसरा, फैक्टर्स, फैक्टर्स रिलेटेड टू, फैक्टर्स रिलेटेड टू intervening locations, factors related to intervening locations, इसी को बोलते हैं इंटरवीनिंग ऑब्स्टिकल्स। ये समझाते हैं, लिख लो पहले, इंटरवीनिंग ऑब्स्टिकल्स।
और लास्ट पर्सनल फैक्टर्स। पर्सनल फैक्टर्स फॉर एग्जांपल हेल्थ ऑफ माइग्रेंट, फैमिली कंडीशन, फैमिली कंडीशन कैसी है, हेल्थ कैसी है, सेविंग्स, सेविंग्स कितनी है, परसेप्शन क्या है उसका जहां पे जा रहा है या जाने वाला है, राइट। कल्चरल फैक्टर्स आल्सो डोमिनेट, कल्चरल फैक्टर्स आल्सो डोमिनेट। सोचते हैं ना हम लोग जब कहीं पे मूव करना होता है। सो हेल्थ ऑफ माइग्रेंट, फैमिली कंडीशन, सेविंग्स, परसेप्शन, कल्चरल फैक्टर्स, ये सब पर्सनल फैक्टर के डोमेन्स हैं। तो क्या मैंने बताया है, क्या मतलब है यहाँ पे, इन चारों को मैं थोड़ा रिप्रेजेंट कराऊं। सो यहाँ पे क्या है, एक रीजन है ए, एक रीजन है बी। तो यहाँ पे कैसी कंडीशन है, जहां पे वो निवास कर रहा है, तो ये एक्चुअल अभी यहाँ पे रह रहा है ए पे, जाना कहाँ चाह रहा है, बी पे जाना चाह रहा है। सो यहाँ ए पे कंडीशन उसे इस समय पता होगी, बी की कंडीशंस उसने सुन रखी होगी किसी के द्वारा, वहां पे ऐसा है, वहां पे ऐसा है। तो एक परसेप्शन बनेगा, राइट। अभी गया नहीं है वहां पे, अभी गया नहीं है वहां पे, बहुत दिनों तक रहा नहीं है, अगर गया भी है तो होके वापस आ गया है, राइट। अभी माइग्रेट नहीं किया, अभी उसने बस यहाँ पे देख लिया, तो उसका उसको परसेप्शन बना है वहां पे कैसे, क्या खाना पीना है, कैसे रहना है, क्या रेंट है, ये सब ठीक है, एक परसेप्शन बना है। लेकिन साथ ही साथ प्लेस सी भी है, प्लेस डी भी है, जहां पे मे बी ये जो बी वाली कंडीशन है वो सी या डी पे हो सकती है, जो कि इसको बी पे जाने से रोक सकती हैं। सो इसलिए इन दोनों को हम लोग बोलेंगे इंटरवीनिंग ऑब्स्टिकल या इंटरवीनिंग अपॉर्चुनिटी। मतलब समझे आप लोग ये क्या कर रहा है, ये वहां से वहां जाने, ए से बी का मूवमेंट को रोक रहा है। ये हो सकता है सी पे ले आए या डी पे ले आए, इसीलिए इंटरवीनिंग है, बीच का है, इंटरवीनिंग ऑब्स्टेकल या इंटरवीनिंग अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटीज। तो ये ऐसी लोकेशंस हैं, ऐसी लोकेशंस हैं जो बी की ही तरह सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती हैं और ए से बी का मूवमेंट रोक सकती हैं, अपने पे बुला लेंगी, अपने एरिया में, अपने लोकेशन पे। सो यहां पे देखा जाए, यहां पे देखा जाए, इसका एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कोई लड़का है, वो जैसलमेर से दिल्ली जाना चाहता है, जैसलमेर से दिल्ली जाना चाहता है, जैसलमेर से दिल्ली को मूव करना चाहता है, लेकिन बीच में उसके पड़ रहा है जयपुर, बीच में उसके पड़ रहा है अलवर, ठीक। तो हो सकता है ये ओरिजिन है, ये डेस्टिनेशन है। सो हो सकता है वो यहां से यहां चला जाए, एक बात, एक कंडीशन हो सकती है, या हो सकता है जयपुर जाके रुके, फिर हो सकता है आगे जयपुर से अलवर जाके रुके, फिर आगे हो सकता है अगर कुछ ना हुआ तो दिल्ली। तो ये आप देख रहे हो, एक तरीके से जयपुर में रुका ना, अलवर में रुका। सो इंटरवीनिंग ऑब्स्टिकल की तरह इसने काम किया और स्टेप बाय स्टेप माइग्रेशन हो रहा है। ये भी अपनी थ्योरी का कुछ जो सेक्शन है वो प्रूफ हो रहा है यहाँ पे, राइट। सो ये जयपुर और अलवर यहाँ पे इंटरवीनिंग ऑब्स्टिकल की तरह काम कर रहे हैं। ठीक, अभी ये आपको और समझ में आ जाएगा, अभी और स्टॉफर्स थ्योरी पढ़ोगे समझ में आएगा। सबने लिख लिया, बना लिया एग्जाम्पल, सब केस बना लिए, हो गया, ठीक है, ऑल गुड। आगे चला जाए, ऑल राइट, कूल, ठीक है।
नॉट वेरी क्लियरली ना, नॉट वेरी क्लियर। चलो अभी स्टॉफर देख लें तो बताना क्या प्रॉब्लम है। ओके नेक्स्ट, स्टॉफर्स थ्योरी। स्टॉफर्स थ्योरी, स्टॉफर्स थ्योरी ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इंटरवीनिंग अपॉर्चुनिटीज, ये इन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है। इसमें आई थिंक जो डाउट है वो इसमें पूरा खत्म हो जाएगा। लॉ ऑफ इंटरवीनिंग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि लीज थ्योरी जो है ना, लीज थ्योरी वो बेसिकली पुश एंड पुल थ्योरी है। बीच वाला जो इंटरवीनिंग अपॉर्चुनिटी है ना, ये इस पे इन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया है। पुश एंड पुल थ्योरी आप लोग समझ रहे हो ना, पुश कुछ फैक्टर्स होंगे जो यहाँ से इसको निकालना चाहेंगे, कुछ फैक्टर यहाँ पे होंगे जो अट्रैक्ट करेंगे, राइट। अगर यहाँ बात करी जाए, कुछ यहाँ पे पॉजिटिव चीज होगी लेकिन ज्यादातर चीज नेगेटिव होगी एक पर्टिकुलर इंसान के लिए, तो वो चाहता है कि वो बी एरिया में जाए जहां पे पॉजिटिव ज्यादा है नेगेटिव कम है, तो यहां से यहां जाना चाहता है। सो ये पुश फैक्टर्स, ये यहाँ पे पुल फैक्टर। तो पुश फैक्टर समझते हो आप लोग, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर, यहाँ पे अच्छे नहीं है, पावर्टी है, यहाँ पे जॉब नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है। पुल फैक्टर क्या है? सोशियो इकोनॉमिक, अच्छा डेवलपमेंट हो सकता है यहाँ पे, एजुकेशन हो सकता है, हाँ बिल्कुल, टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्टेशन, बेटर मेडिकल फैसिलिटीज, ये सब पुल फैक्टर्स हैं जो काम करेंगे। अच्छा यहाँ पे हाई वेज मिलेगा, तो ये सारे के सारे पुल फैक्टर हैं। तो जो ली की थ्योरी है बेसिकली वो इन पे ज्यादा फोकस करती है, इंटरवीनिंग पे इतना नहीं है। वो इसीलिए मैंने बस एक इंट्रोडक्शन, एक इंट्रोड्यूस करा दिया है इसको, क्योंकि उन्होंने 4 स्टेटमेंट में अपने रखा है, इसलिए मैंने इंटरवीनिंग बताया। अब लेकिन जो स्टॉफर्स थ्योरी है वो इंटरवीनिंग पे ज्यादा ध्यान देगी, ठीक है, वो इंटरवीनिंग पे ज्यादा ध्यान देगी। तो समझते हैं कैसे क्या है। इसको मैंने क्या बोला? लॉ ऑफ इंटरवीनिंग अपॉर्चुनिटीज, लॉ ऑफ इंटरवीनिंग अपॉर्चुनिटीज या लॉ ऑफ इंटरवीनिंग ऑब्स्टेकल्स, ठीक। तो अब इसको समझिए, इसको समझिए। तो मान लीजिए एक कोई इंसान है, वो ए से बी में जाना चाहता है, ए से बी जगह पे जाना चाहता है, बहुत बढ़िया जाए। सो माइग्रेशन फ्रॉम ए टू बी, माइग्रेशन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, जाना चाहता है, बिल्कुल बढ़िया। क्योंकि यहाँ पे उसको लग रहा है कि अपॉर्चुनिटी है, कुछ अपॉर्चुनिटी एट बी, अपॉर्चुनिटी एट बी। लेकिन यहाँ पे एक बीच में एक सी जगह है जहां पे अपॉर्चुनिटी सी है। तो एक स्टेटमेंट लिखते हैं, माइग्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द opportunities in intervening location, in intervening locations। अच्छा सर, ये क्या मतलब है? इसका ये मतलब है माइग्रेशन फ्रॉम ए टू बी विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल फ्रॉम द अपॉर्चुनिटी अवेलेबल एट द इंटरवीनिंग लोकेशन। मतलब क्या है? अगर इंटरवीनिंग अपॉर्चुनिटी दोस्तों ज्यादा हो गई, ज्यादा हो गई, ज्यादा हो गई, तो माइग्रेशन ए टू बी क्या होगा? कम होगा कि ज्यादा होगा? बताओ। अगर ये ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया, कम हो जाएगा। नाउ यू गॉट दिस लीना, आप समझ में आया? अगर अपॉर्चुनिटी एट इंटरवीनिंग लोकेशन ज्यादा हो गई तो जो हमारा एक्चुअल मूवमेंट होने वाला था वो कम हो जाएगा, ये स्टॉफर ने बोला है। हाँ, बस यही यही चीज समझनी, इसीलिए इसको इंटरवीनिंग अपॉर्चुनिटी, इंटरवीनिंग ऑब्स्टेकल बोलते हैं। वही मैं वहां पे समझाने की थोड़ी कोशिश कर रहा था। सो लिखिए पहले, और स्टेटमेंट लिखिए, अभी और मजा आएगी इसको जब हम लोग अभी देखेंगे रियल लाइफ में। बात तो ये रियल लाइफ में सिटी प्लानिंग में ये कॉन्सेप्ट यूज होता है स्टॉफर का। लिखिए पहले जरा, बेस्ड बेस्ड ऑन द आइडिया, बेस्ड
on the idea that people prefer, that people, रेवेंस्टीन ने शायद हम लोग को समझाया भी था, based on the idea that people prefer migrating over shorter distances, shorter distances. अब the concept of Stauffer, the concept of Stauffer is widely used for अर्बन प्लानिंग. बहुत इंपॉर्टेंट. अर्बन प्लानिंग में इनके कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल होता है. कहां पे? टू प्लान सैटेलाइट टाउन्स. टू प्लान सैटेलाइट टाउन्स. ये सर सैटेलाइट टाउन्स क्या होते हैं? सैटेलाइट टाउन्स बनाते हैं हम लोग. क्या समझते हैं? हम लोग जान रहे हैं ना दोस्तों, आप लोग ये भी समझ रहे हो, यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान से लोग कहाँ माइग्रेट करते हैं बड़े पैमाने पे? यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान. कहाँ जाते हैं लोग? कहाँ बसने की कोशिश करते हैं? दिल्ली जाना चाहते हैं. सो भैया अगर यहाँ पे सब लोग आने लगेंगे तो घनघोर प्रॉब्लम हो जाएगी. कंजेशन, क्राउडिंग, डेंसिटी पॉपुलेशन की बेइंतहा बढ़ जाएगी. तो क्या कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है कि बस यही सबको आने देना है? तो क्या करेंगे, कुछ ऐसे रीजन्स, कुछ ऐसे सेंटर्स अपने को बनाने पड़ेंगे कि ये जो पॉपुलेशन है अब इधर थोड़ी आने लग जाए, कुछ तो डाइवर्ट कर दें. एग्जैक्टली, बिल्कुल, कुछ तो डाइवर्ट कर दें. These are satellite towns. ये बात है. So देखो स्टॉफर का प्रिंसिपल, लाइव एग्जाम्पल, एप्लीकेशन, लाइव एग्जाम्पल. थोड़ा और इसी एग्जाम्पल को बढ़ाते हैं. यहाँ है दिल्ली. तो दिल्ली से राजस्थान का जैसे बीकानेर है. एग्जैक्टली, अभी वही इंदौर हम लिखेंगे, बिल्कुल. सो बीकानेर से दिल्ली लोग ना जाए इसलिए क्या किया, जयपुर को इतना अच्छा वो कर दिया. जयपुर को इतना अच्छा सारी सहूलियतें आ गई. तो जयपुर इज ऑल्सो वर्किंग एज अ सैटेलाइट टाउन. तो यहाँ पे जो माइग्रेशन है उस कम हो गया है. इसके बाद नोएडा, गुरुग्राम, एनसीआर वाला रीजन जो है, ठीक है. फिर मेरठ, आगरा, ये भी सैटेलाइट टाउन्स की तरह विकसित कर दिए गए हैं. यहाँ पे भी अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह हो गया है. सो क्या है, आगरा. सो यूपी से जो है, यूपी, बिहार, आगरा जा रहे हैं. फिर नोएडा जा रहे हैं, मतलब इसी के आसपास हैं. फिर गुरुग्राम जा रहे हैं. ठीक है. सो ये मूवमेंट स्टेप बाय स्टेप भी करते. फिर ऐसी जैसलमेर है. तो जैसलमेर के भी लोग जो दिल्ली जाते थे जॉब वगैरह के लिए, अब जयपुर में जा रहे हैं. सो ये जो दिल्ली को कंजेशन से बचाने के लिए काफी सिटीज को डेवलप कर दिया गया. बुलंदशहर हो गया आपका, मोदी नगर हो गया. एनसीआर के 8 डिस्ट्रिक्ट्स जो आते हैं यूपी में, वल्लभगढ़ हो गया. काफी चीजें हैं. ठीक है, इतना ही ध्यान रखिए, काफी है. सो ये सैटेलाइट टाउन की बात बतानी थी. सो अर्बन प्लानिंग में बहुत जबरदस्त रोल है इनका. इन्हीं सैटेलाइट टाउन्स को हम लोग बोलते हैं, दे वर्क एज अ काउंटर मैग्नेट्स. ये भी शब्द कई जगह पे आप लोग सुन लोगे, काउंटर मैग्नेट्स. ओके. सो आई थिंक अब लीना कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. कुछ हो तो अभी बता दो, देख लें वो भी.
सो अपनी थ्योरीज कितनी थी, कहाँ पे थी? ऑल राइट, सो रेवेंस्टीन, दिस वी हैव डन. जिप्स डन, लीज डन, स्टॉफर्स डन, जेलेंस्की 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 हुआ कि नहीं हुआ? जेलेंस्की अभी नहीं हुआ. ये बाकी है और ये बाकी है. चलो ग्रेविटी लॉ पहले देख लेते हैं, फिर जेलेंस्की बताएं. ग्रेविटी लॉ, ग्रेविटी लॉ ऑफ माइग्रेशन. तो इफ यू पीपल कैन अप्रिशिएट ये ग्रेविटी का जो कॉन्सेप्ट है ना, अब ये चीज आप लोग सुनिए. ये जो ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट है, ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट है फिजिक्स का, राइट? ये जो कॉन्सेप्ट है ये फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है. और हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ प्लेसेस पे नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए ग्रेविटी लॉ का इस्तेमाल किया जाता है. बहुत ढेर सारे लॉस को समझाने के लिए अपने को ग्रेविटी लॉ का सहारा लेते हैं. तो ये ऐसा क्यों है, क्या है मतलब ऐसा, और ये हो क्या रहा है यहाँ पे? तो दोस्तों एक फेज चला है, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये मैं आपको समझाऊंगा. एक फेज चला है. फेज चलाने का क्या मतलब है? फेज चलाने का, एक सेकेंड, ठीक. फेज, ज्योग्राफी में एक फेज चला है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ज्योग्राफी कैसे इवॉल्व हुई है, कैसे डेवलप हुई है. तो उसमें एक फेज आता है जब फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को हम लोग ज्योग्राफी में इस्तेमाल करते हैं. हम लोग क्या कर रहे हैं? फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को ज्योग्राफी के फिनोमेना को समझाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं. तो ये कई जगह आएगा. अभी तो आप लोग देख रहे हो, अभी कई मॉडल वगैरह भी आएंगे, तो वहां पे मैथ्स का, फिजिक्स का इस्तेमाल करेंगे हम लोग कोई फिनोमेना समझाने के लिए. जैसे यहाँ माइग्रेशन समझाने के लिए फिजिक्स और मैथ का इस्तेमाल किया जा रहा है. तो ग्रेविटी लॉ फिजिक्स के कारण आया है ना. तो न्यूटन से जो गलती हुई वो अलग अलग स्ट्रीम्स के लोगों को सहनी पड़ रही है. सो न्यूटन ने जो ग्रेविटी खोज दी, उसकी वजह से अलग अलग जगह पे हमें अलग अलग लॉज आगे देखने को मिलते हैं, राइट? सो ये सारी गलती न्यूटन की है. अगर सेब ना गिरा होता उन पे तो अपने को इतनी थ्योरीज ना पढ़नी पड़ती. सो बहरहाल जोक्स अपार्ट, अब ये हम लोग समझते हैं कि है क्या. तो ठीक है. सो ग्रेविटी लॉ ऑफ माइग्रेशन लिखिए इसमें. पहले जो मैंने ये बात बोली ना, इसको आप लोग लिख लो. लिखिए. some some geographers some geographers have argued that geography can be developed as an exact science, an exact science obeying the laws of mathematics and natural sciences. natural sciences physics आ गया. natural sciences. they started applying. ये स्टेटमेंट मैं इसलिए भी लिखा रहा हूं क्योंकि ये अभी काफी जगह बार बार चीजें आएंगी ऐसी, ये काफी जगह बार बार आएंगी. they started applying the principle from physics, the principles from physics and Newtonian mechanics
in developing and explaining in developing and explaining the geographical concepts. The geographical concepts. This approach of using principles and laws of physics to explain the social processes is known as social physics. And one such example is the gravity models in geography. Physics in geography. पढ़ लो आप लोग क्या लिखा है आपने, क्या लिखा है यहाँ पे? Some geographers have argued that geography can be developed as an exact science obeying the laws of mathematics and natural sciences. They started applying the principles from physics and Newtonian mechanics in developing and explaining the geographical concepts. This approach of using principles and laws of physics to explain the social processes is known as social physics, and one such example is the gravity models in geography. सबको समझ में आ गया? ठीक है, ओके कूल। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखिए, ग्रेविटी लॉ ऑफ माइग्रेशन क्या कहती है? माइग्रेशन फ्रॉम ए टू बी is directly proportional to the size of the population of both the centers and inversely proportional to the distance between them. ये आप लोग समझ रहे हो ना? ये मुझे समझाने की जरूरत तो नहीं है ना? लिख लो चाहो तो। if A and B be two centers, इसमें कुछ explanation नहीं है, ये मैथ, ये फिजिक्स का फॉर्मूला है, ग्रेविटी फॉर्मूला। अगर आपने पढ़ा हो फोर्स वाला, ग्रेविटी फोर्स वाला, तो जनरल फॉर्मूला है और हम लोगों ने 11th-12th में ये पढ़ रखा है। जब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो फिर एक कांस्टेंट आ जाता है, वही कैपिटल जी हो जाया करता था। सो इसमें कुछ एज सच, इसमें हम कुछ आगे पीछे नहीं कर सकते हैं। तो इफ ए एंड बी बी टू सेंटर्स विद पॉपुलेशन पी ए एंड पी बी with distance d, then the migration between A and B is proportional migration between A and B, इसी को मैंने MAB से रिप्रेजेंट करा है, is proportional to the product of their population, and inverse to the square of the distance between them. ठीक है, ये इसी को मैंने लिख दिया है, समझा दिया है। मतलब क्या है, इसको प्रैक्टिकल अगर देखा जाए तो ये है क्या? यहाँ पे मान लीजिए है दिल्ली, यहाँ पे है भोपाल, यहाँ पे है भोपाल का एक और डिस्ट्रिक्ट सागर एमपी में। तो भैया दिल्ली की पॉपुलेशन, भोपाल की पॉपुलेशन, सागर की पॉपुलेशन, ओके पढ़ना, ओके।
सो आप लोग बताओ, आप लोग एक चीज ये समझ रहे हो कि भोपाल से दिल्ली माइग्रेशन ज्यादा होगा ना? भोपाल से दिल्ली का माइग्रेशन ज्यादा होगा। ग्रेविटी लॉ लगा दो यहीं पे। सो यहाँ पे जो पॉपुलेशन का जो माइग्रेशन है वो हम ऐसे दिखाएंगे। तो क्या सागर से दिल्ली नहीं होगा? होगा, लेकिन कम होगा, कम होगा। ऐसे ही दिल्ली, दिल्ली, यहाँ लखनऊ, लखनऊ, और यहाँ मुंबई, मुंबई। सो दिल्ली, लखनऊ, मुंबई, लखनऊ से होता नहीं है, बहुत होता है, लेकिन यहां से यहां बहुत होगा, वो लखनऊ से भी ज्यादा माइग्रेशन होगा। तो यहाँ पे कैसे आप समझा पा रहे हो? मुंबई की पॉपुलेशन, दिल्ली की पॉपुलेशन, लखनऊ की पॉपुलेशन। सो अगर माइग्रेशन आपको पकड़ना है कि कहाँ पे ज्यादा होगा, तो उन दो स्पॉट्स की पॉपुलेशन और डिस्टेंस, उन दोनों को इस फॉर्मूले में कंसिडर कर सकते हो। सो पॉपुलेशन मैटर्स अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर लॉ। ठीक है, ऑल गुड। लिख लिया सबने? सबने बना लिया? ठीक, बढ़िया। तो अब जो जेलेंस्की की माइग्रेशन थ्योरी है वो थोड़ा समय लगेगा, इसलिए जरा उसको आज रोकते हैं। आप लोग तब तक बुक निकाल लो, आप लोग तब तक बुक निकाल लो, उसमें हम समझाएं। माजिद हुसैन, माजिद हुसैन 5th एडिशन, या जो भी आपके पास है। सो माइग्रेशन, ऑलराइट। पेज नंबर 203, पेज नंबर 203। आगे सब लोग पेज नंबर 203 पे हो। पहुंच गए? पेज नंबर 203, लॉज ऑफ माइग्रेशन। देखा है ना, लॉज ऑफ माइग्रेशन। A number of theories and laws have been postulated by human geographers about the pattern of migration. There is, however, not a single reason behind the migration. ठीक है, उसके बाद पुश एंड पुल लॉजिक लिखा हुआ है। उसके नेक्स्ट पेज पे आइए, 204, 204, 204। तो देखो पॉजिटिव नेगेटिव वाला जो मॉडल बना हुआ है, उसके बाद एक टेबल है 4.3, टेबल 4.3, जहां पे हमने आपको पुश एंड पुल बताया, वही यहाँ पे और थोड़ा उससे समझाया गया। पुश एंड पुश फैक्टर देखिए, लोकलाइज्ड रिसेशन, कल्चरल पॉलिटिकल ऑपरेशन, डिस्क्रिमिनेशन, वॉर, कॉन्फ्लिक्ट, लिमिटेड पर्सनल फैमिली करियर प्रोस्पेक्ट, डिजास्टर, ये सब पुश फैक्टर्स हैं, ये सब पुश फैक्टर्स हैं। तो इनको चाहो तो नोट कर लेना, लास्ट में जब समरी या फिर शॉर्ट फॉर्म बनाते हो लेक्चर का, तब ये सब नोट कर लेना। ओके, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए, पेज 205, सेकेंड लास्ट पैराग्राफ, द फर्स्ट स्कॉलर टू फॉर्मुलेट द लॉज ऑफ माइग्रेशन। आगे सब लोग पेज नंबर 205, सेकेंड लास्ट पैराग्राफ। The first scholar to formulate the laws of migration was E.G. Ravenstein, who based his generalization on empirical studies of population movement in Britain, US, Northwest Europe। यही लिखा है हम लोगों ने, ठीक है। इसके बाद the laws of migration advocated by Ravenstein are as under। पहला, the majority of migrants go only short distance, इसे डिस्टेंस डीके लॉ भी बोलते हैं, डिस्टेंस डीके लॉ।
फिर माइग्रेशन प्रोसीज स्टेप बाय स्टेप, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट्स, माइग्रेंट्स गोइंग लॉन्ग डिस्टेंसेस जनरली प्रिफर सेंटर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, राइट। तो ये आप लोग देख सकते हो, कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने पढ़ा है। इसके बाद पेज नंबर 209, पेज नंबर 209, पेज नंबर 209। अच्छा हाँ, पेज नंबर 209 में देखिए क्रिटिसिज्म है, क्रिटिसिज्म, रेवेंस्टीन की थ्योरी का क्रिटिसिज्म। ही नेग्लेक्टेड द वेरियस फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड माइग्रेशन, फोर्स्ड माइग्रेशन नहीं इंक्लूड किया रेवेंस्टीन ने। ही फेल्ड टू काउंट फॉर द करंट एक्सोडस, एक्सोडस मतलब मास मूवमेंट जो लोगों का होता है, फ्रॉम सम लार्ज सिटीज टू स्मॉलर प्लेसेस इन द डेवलप्ड कंट्रीज। हिज अप्रोच इज पॉजिटिविस्टिक बेस्ड ऑन डेटा, डेटा पे ही आधारित है पूरा का पूरा इनका थ्योरी। He ignored normative, cultural, religious, traditional values, इसको काउंट नहीं किया। लोगों की चॉइसेस, लाइक डिसलाइक नहीं काउंट किया। Despite all this omission commission, Ravenstein laws of migration are greatly valid and largely applicable all over the world. Lee's model of migration, famous sociologist Everett Lee, another theory of migration 1965, four factors positive negative वो फिगर बना हुआ है। नेक्स्ट पेज 210 पे जेलेंस्की मॉडल है, ये हम आप लोगों को पढ़ाएंगे, ठीक है। इतना पढ़िएगा चीजें बुक से, देखिएगा नोट्स वगैरह रिवाइज करिएगा, ठीक है। चला जाए फिर, कल हम जेलेंस्की का समझाएंगे। ओके चलिए ठीक है, बाय। और कोई डाउट हो आप लोग पूछ सकते हो हमेशा, ठीक है। चलो बाय बाय, थैंक यू, बाय 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 बाय।